बीए पाठ तृतीय के प्रिय बच्चों, आज हम अभी महाकवि कालिदास द्वारा लिखित कुमार संभव के प्रथम सर्ग से कुछ श्लोकों की व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पूर्व में कहा गया था, प्रथम सर्ग में नैसर्गिक रूप से हिमालय का वर्णन किया गया है। हिमालय का यह वर्णन अतीव प्राकृतिक और अपूर्व वर्णन है। आइए हम श्लोक संख्या 8 से 11 तक के श्लोकों की व्याख्या करके उनमें छिपे हिमालय की विशेषताओं को जान पाते हैं। अष्टम श्लोक है, यह पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्। यह दरी मुखोत्थेन समीरणेन कीचकरन्ध्रभागान् पूरयन् उद्गास्यतां किन्नराणां तानप्रदायित्वम् उपगन्तुमिच्छतीव। अर्थात जो हिमालय गुहारूपी मुख से उत्पन्न वायु द्वारा बांसों यानी कीचकों के छिद्र भागों को पूर्ण करता हुआ या भरता हुआ उच्च स्वर से गाने वाले किन्नरों के स्वर में स्वर मिलाने की मानो इच्छा करता है। इस श्लोक को सुनकर ये प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास संगीत प्रिय भी थे और संगीत में उनकी अच्छी पैठ थी, ऐसा ज्ञात होता है। इस श्लोक से यह भी ज्ञात होता है कि हिमालय में प्रकृति स्वयं संगीत का समारंभ करती है। कवि कालिदास की संगीत पटुता का भी ज्ञान इसके द्वारा होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके विषय में हमें थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। पूरयन्, यह शब्द पूर्व धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर निर्मित होता है और प्रथमा के एक वचन का यह रूप है। उत्थेन, यहाँ उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से क प्रत्यय आतश्चोपसर्ग का सूत्र के द्वारा प्राप्त हुआ है और ए का लोप आतो लोपा इडिचा सूत्र से हुआ। इसी प्रकार से समीरण सम उपसर्ग पूर्वक ईर धातु को यहाँ पर लुट प्रत्यय करने पर समीरण शब्द बनता है। उद्गास्यताम, उद उपसर्ग पूर्वक गई धातु से श्य और श्य को सत्संज्ञा विधान हुआ है। इसी प्रकार से प्रदायित्वम, प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु को, जो कि प्रेरणार्थक है, निजंत है, युक का आगम होकर और उसके बाद में त्व प्रत्यय का विधान करके इस शब्द को बनाया गया है। उपगंतुम, उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का विधान किया गया है। इसी प्रकार से कुछ समास है, उन्हें भी समझ लेना चाहिए। कीचका नाम रंध्रभागान, कीचक रंध्रभागान, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। दरी एव मुखम, दरी मुखम, ये कर्मधारय समास है। तस्मात् उत्थेन दरी मुखोत्थेन, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, बल्कि पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। अर्थात जो हिमालय गुफा रूपी मुख से उत्पन्न वायु द्वारा बांसों के छिद्र भागों को भरता हुआ उच्च स्वर से गाने वाले किन्नरों के स्वर में स्वर मिलाने की मानो इच्छा करता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार बन रहा है। मन्ये संके ध्रुवम प्राय, यहाँ पर इस यही कारण है। अग्रिम श्लोक है, कपोल कंडु करिभिर्विनेतुम विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गंध सुरभि करोति।
अर्थात इसका अन्वय है, यत्र करिभिः कपोलकण्डुः विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभिकरोति। अर्थात जहाँ जिस पर्वत पर कपोलों की खुजली मिटाने के लिए हाथियों से रगड़े गए सरल साखू वृक्षों के टपके हुए दूध से उत्पन्न हुई गंध शिखरों को सुगंधित करती है। अर्थात यहाँ पर साखू वृक्षों से टपकने वाले दूध से जो शिखर हैं वो सुगंधित हो गए हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि हिमालय में मदोत्कट हाथियों की बहुलता है। ऐसे हाथी ही वृक्षों पर अपनी खुजलाहट मिटाने के लिए रगड़ लगाते हैं। यहाँ कुछ खास शब्द उनको भी समझ लेना चाहिए। विनेतुम भी उपसर्ग पूर्वक नी धातु को तुमुन प्रत्यय करते हैं तो यह अव्यय पद बनता है। विघट्टिता नाम ये षष्ठी का बहुवचन का रूप है। वि उपसर्ग पूर्वक घट्ट धातु से क्तय प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। श्रुतः प्रथमा का एक वचन का रूप है। श्रु धातु से क्तय प्रत्यय करने पर इसका निर्माण होता है। प्रसूतः यह भी प्रय उपसर्ग पूर्वक शु धातु से सुई धातु से क्तय प्रत्यय करने पर बनता है। प्रसूतः मूर्धन्य शकार को दंत्य शकार आदि से होकर के प्रसूतः यह प्रथमा का एक वचन का रूप बना है। इस श्लोक से ये स्पष्ट है कि हिमालय पर्वत कितना समृद्ध है, जिस पर हाथी अपनी खुजलाहट मिटाने के लिए सरल वृक्षों को या सांखू के वृक्षों को रगड़ लगाते हैं, जिससे उनसे दूध टपकता है और उसकी सुगंध से वह सारा पर्वत सुगंधमय हो जाता है। फिर कह रहे हैं, वनेचराणाम वनिता सखानाम दरी गृहोत्संग निषंग भासः निषक्त भासः भवन्ति यत्र औषधयो रजन्याम अतैलपूरा सुरत प्रदीपः। इसका अन्वय है, यत्र रजन्याम दरी गृहोत्संग निषक्त भासः औषधयः वनिता सखानाम वनेचराणाम अतैलपूरा सुरत प्रदीपा भवन्ति। अर्थात जिस हिमालय में रात्रि के समय स्त्रियों के साथ रमण करते हुए वनेचरों की औषधियाँ जिनका प्रकाश गुफारूपी गृहों में व्याप्त है, सूरत काल में तेज रहित दीपकों का काम करती है। यहाँ कुछ खास शब्द हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए। वनेचरः चरिष्ठः सूत्र के द्वारा यहाँ पर टय प्रत्यय का विधान हुआ है और तत्पुरुषे कृति बहुलम इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ है। उत्संग उद उपसर्ग पूर्वक सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु से डय प्रत्यय का विधान किया गया है, उसे यह शब्द बना है। निषक्त नि उपसर्ग पूर्वक संज धातु से क्तय प्रत्यय का विधान किया गया है, यहाँ नलोप हो गया है, यानी संज में जो यहाँ है यकार है उसका लोप हो गया है। निषक्त भासः औषधयः जंगलों में बहुत सी औषधियाँ दीपक की भांति जलती रहती हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि सूर्य अपना तेज अग्नि और औषधियों में रखकर अस्त हो जाते हैं। इस छंद में परिणाम अलंकार और विभावना अलंकार की संसृष्टि है। कुछ खास समास भी देख लेने चाहिए। वने चरन्ति इति वनेचरः उपपद समास है। तेषाम वनेचराणाम वनितानाम सखायः, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तेषाम वनिता सखानाम दर्यः एव गृहा इति दरी गृहा, ये कर्मधारय समास हो गया यहाँ पर। तेषाम उत्संगेभ्यः निषक्तः भासः यासाम तः इति दरी गृहोत्संग निषक्त भासः, अंत में जाकर बहुव्रीहि समास का विधान हो गया है। अब आगे 11वें श्लोक को हम और पढ़ लेते हैं।
उसमें भी किस प्रकार से हिमालय पर्वत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कवि कहता है, उद्वेजयत्यंगुलिपार्ष्णिभागान् मार्गे शिलीभूत हिमेपि यत्र न दुर्वहस्रोणिपयोधरार्ता भिन्दन्ति मंदाम गतिमश्व मुख्यः। इसका अन्वय है, यत्र शिलीभूत हिमे अंगुलिपार्ष्णिभागान् उद्वेजयति अपि मार्गे दुर्वह श्रोणिपयोधरार्तः अश्वमुख्यः मंदाम गतिम न भिन्दन्ति। यानी जिस हिमालय पर्वत पर किन्नर स्त्रियां पत्थर की भांति कठोर जमी हुई बर्फ से युक्त, इस कारण से पैर की अंगुलियों और एड़ी भाग को पीड़ित करते हुए मार्ग में भी अपने नितंब और स्तन भार को बड़ी कठिनता से वहन करती हुई मंद गति को नहीं त्यागती, अर्थात नहीं छोड़ती है। यानी धीरे धीरे मंथर गति से वे वहाँ पर अपना आवागमन कर रही है। यहाँ कुछ खास शब्द, उद्वेजयति, उदुपसर्ग पूर्वक वैजनी धातु से शत्रु प्रत्यय करने पर और सप्तमी के एक वचन में उद्वेजयति यह शब्द बनता है। शिलीभूत, शिलीभूत हिमे ऐसा है ना, उसमें शिलीभूत शब्द है, तो वहाँ पर शिला उपपद पूर्वक स्वी प्रत्यय का विधान करने पर और स्वी का जो ई है उसको आ को ई आदेश और अंत में त प्रत्यय, इसे शिलीभूत ऐसा भू धातु से करने पर बनता है। शिला न होते हुए भी जमकर बर्फ की शिला की भांति है, इस प्रकार का ऐसा अर्थ होता है इसका। यत्र यानी जहाँ, कहाँ, यानी हिमालय पर, जिस हिमालय पर। आर्तः यह शब्द आंग पूर्वक ऋच्छ धातु से त प्रत्यय करने पर बनता है। समास की बात करें तो अंगुलीनाम पार्ष्णीनाम च भागान अंगुली पार्ष्णी भागान, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। शिलीभूतम हिमम यत्र तस्मिन् शिलीभूत हिमे, ये बहुव्रीहि समास बन गया यहाँ पर। दुर्वहेण श्रोणिपयोधरेण आर्तः दुर्वह श्रोणिपयोधरार्तः, तृतीया तत्पुरुष समास बन गया है यहाँ पर। अश्वानाम मुखानि इव मुखानि यासाम तः अश्वमुख्यः, घोड़ों के मुखों के समान है मुख जिनके, ऐसी बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने कुमार संभव के 8 से 11 इन श्लोकों में हिमालय पर्वत का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जहाँ पर रहने वाली जो किन्नर जाति है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, बर्फ जमी हुई, और वहाँ पर चलना कितना कठिन होता है, इसलिए तो वो किन्नर स्त्रियां जो है वो धीरे धीरे वहाँ पर चलती हैं। इस प्रकार से हिमालय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कुमार संभव के प्रथम सर्ग को आगे बढ़ाते हैं। हम आज इस वीडियो में इतना ही व्याख्यान करेंगे, आगे के श्लोकों का व्याख्यान हम अग्रिम वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।